अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं यदि आया हूं तो उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए आया। आप यह पूछेंगे उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे यह एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के नेता हैं, और जब यह जीत कर भारत की संसद में पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री बनाने का सवाल खड़ा होगा तो श्री नरेंद्र मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पुरजोर समर्थन देंगे। इसलिए मैं यहां पर आया हूं और हमें बात की अच्छी तरह जानीला, चाहे एकदम अनपढ़ कोई बिहार को हो, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक होने लोग। गांव में चौपाल पर कौड़ा पर जब बैठ गई हैं तो केवल भारत के राजनीति की बात न करी है, देश विदेश तक का राजनीति की बात करी है लोग। यह हाल है बिहार का, हम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत जागरूक हैं लोग। लंबे समय तक आपने देखा है कि बिहार में एक आरजेडी पार्टी, वैसे आरजेडी की हवा निकलती जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है। मैं आरजेडी के बारे में कोई एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी दे? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है और जो आई घरे में देखले हुआ तो लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होए लगा तो बत्तियां भभकैले नहीं लगे। पुरान लोग जब बैठे मालूम हो लालटेन नया लड़का न जानत हुई, जब भभके लगा तो मान ला कि लालटेन अब बुझाए वाली है और एक तेल खत्म है। यह हाल आरजेडी के लालटेन का ही। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है, कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि 10 साल के बाद आपके घर को कोई बच्चा हो या आप पूछबा कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस? जैसे दुनिया की धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से यह कांग्रेस 10 वर्ष के बाद लुप्त हो जाएगी। आप देख रहे होंगे 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस हिंदुस्तान में यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। बहनों भाइयों, भारत को दुनिया में जो ऊंचाई हासिल कर लेनी चाहिए थी, भारत का कद जितना बड़ा होना चाहिए था दुनिया में, 52 वर्ष तक हुकूमत करने के बाद भी भारत का कद उतना ऊंचा नहीं हो पाया। आप यहां के लोग जो विदेशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिएगा 10 साल पहले भारत के बारे में दुनिया के देशों में क्या धारणा थी और आज दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे, कहते थे भारत यह तो कमजोर भारत है, गरीब भारत है। क्या हम इसकी बात सुने? बहनों भाइयों, हालात बदल गए हैं। आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यहां तक भी महंगाई का प्रश्न है, हमारे पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़े दे सकता हूं। दुनिया में सभी देशों में सबसे कम महंगाई यदि कहीं पर है तो भारत में। कोई हमसे प्रमाण मांगेगा तो मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। मैंने तैयार कराया है और इसको लेकर मैं चल रहा हूं। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा कि आप इसे जरूर नोट कर लें। महंगाई का जहां तक सवाल है, भारत की खाद्य महंगाई सबसे कम है, 2.91%। अमेरिका में 7.7% है,
फ्रांस में 19% है, ऑस्ट्रेलिया में 8.5% है, पाकिस्तान में 48% महंगाई है, ब्रिटेन 19%, जर्मनी 8% और जापान 8.5% और श्रीलंका में 21%। बतलावा सबसे कम 2.91 माने 3% से भी नीचे महंगाई दुनिया में कौनो देश में है तो हमारे और आपके देश इस भारत में है मेरे बहनों भाई। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं से, यदि आप हमारी बात को काट सकते हो तो काट दीजिएगा, हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि बहनों भाइयों जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। हमारी पार्टी भी, हमारा एनडीए भी, आपको याद दिलाना चाहता हूं जो हम लोगों ने कहा था वो करके दिखा। अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, धारा 370 समाप्त करेंगे, जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। और आपने देखा हमारे एनडीए ने सबने समर्थन करके बहनों भाइयों धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोग बराबर अपने घोषणा पत्र में कहते आ रहे थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो लोग ये कहते थे हां रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बतलाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों आपने देखा कि 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन गया है मेरे बहनों भाई। और मेरी बात आप सुन लीजिए, रामलला अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। लोग कहते हैं कि राम राज्य कैसे आ जाएगा, राम राज्य किसे कहते हैं। मैं कहता हूं जिस दिन लोगों को अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा कि हमारी जिम्मेदारी परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति क्या बनती है, जिस दिन इसका बोध, जिस दिन इसका ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया। कैकेयी के अंदर यह कर्तव्य बोध नहीं था, कैकेयी के अंदर अधिकार बोध था, हमारा पुत्र ही गद्दी पर बैठना चाहिए। इसी कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास लेना को सहना पड़ा था। यह काम कहा था, हम लोगों ने करके दिखा दिया। बहुत सारी ऐसी चीज। अब 3 तलाक को हमने समाप्त कर दिया तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करती है। बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान के प्रति नफरत पैदा करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। जो भी भारत का नागरिक है, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, जो भी भारत का नागरिक है, हम सब एक परिवार के तरफ से हम ऐसा मानते हैं। लेकिन हम राजनीति धर्म की नहीं करते, तुष्टीकरण की नहीं करते, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते। मां, बहन, बेटी किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की मानने वाली हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, बहन भाइयों, हम एनडीए के लोगों के लिए वो मां, बहन, बेटी, हमारी भी मां, बहन, बेटी है, हम लोग ये मानकर चलते हैं। कोई ये कहे कि साहब 3 तलाक आपने समाप्त कर दिया, दूसरे धर्म का मामला है। बहन भाइयों, हम लोगों ने इसकी चिंता नहीं की। क्या आरोप लगेगा? कैसे हम किसी को इजाजत दे सकते हैं? क्या आप किसी महिला से शादी करें और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर उसको छुट्टी कर दें?
उससे रिश्ता तोड़ दें। कैसे कोई इंसान इसे बर्दाश्त कर सकता? और बहनों भाइयों, लोगों ने कहा था वोट बैंक प्रभावित होगा। मैंने कहा कि हम लोग केवल वोट की राजनीति नहीं करते, हम केवल सरकार बनाने की राजनीति नहीं करते, हम देश बनाने की राजनीति करते हैं, समाज बनाने की राजनीति करते हैं। इसलिए हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जो कहा सो किया। गरीबी का जहां तक सवाल है, सब बात छोड़िए, ईमानदारी से आप बतलाइए। आज यदि 5 किलो मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ईमानदारी से बोलिए, हमसे सिपहिया मत, हम गांव का रहे वाला ही कुल जानिए। एक घरे में यदि 4 लोग हुआ तो चारों लोग 5-5 किलो ले लें। सही बात हो कि नहीं? सही बात है ना? जब पूरा खाए नहीं पहुंचता तो ले जाके कुछ बेच भी दे रहे कुछ महीना। बहनों भाइयों, कभी भी नहीं हो सकता, न कभी हुआ और न भविष्य में कभी होगा। यह काम 56 इंच चौड़े के सीने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकता है बहनों भाइयों, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखिए क्या ताकत है आज भारत की। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, आप लोगों को जानकारी है? कितने लोगों को जानकारी है? रूस और यूक्रेन के बीच में वर्षों से लड़ाई चल रही है। बराबर रूस की तरफ से बम, गोले, तोप, मिसाइलें चल रही, यूक्रेन की तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइलें चल रही। यूक्रेन में हमारे लगभग हजारों बच्चे, भारत के रहने वाले बच्चे, वहां पर कोई डॉक्टरी पढ़ रहा था, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई, ये बराबर मिसाइल, बम, तोप और गोले चल रहे हैं, क्या होगा हमारे बच्चों का? यदि एक भी मिसाइल जहां हमारे बच्चे रहते हैं वहां गिर गई तो हमारे बच्चों की जिंदगी नहीं बचेगी। आंखों में आंसू लेकर उनके माता पिता जो भारत में रहते थे हमारे प्रधानमंत्री से मिले और कहा कि मोदी जी, चाहे जैसे भी हो, जो करना पड़े, हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालकर भारत ले आइए। बहनों भाइयों, मैं साक्षी हूं, प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 बच्चे हमारे यूक्रेन से चलकर भारत आए। यह है भारत की ताकत। क्या कभी आपने कल्पना की थी यह दिन भी हमको देखने को मिलेगा? एक से एक काम। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी, राधा मोहन सिंह जी बतला रहे थे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है आप लोगों को। बहनों भाइयों, हम ऐसा नहीं मानते कि आपके ऊपर कोई एहसान किया है। आपको यदि पक्का घर दिया है तो एहसान नहीं किया, शौचालय बनवाया है तो एहसान नहीं किया। हम भले ही सत्ता में हो, हम शासक के रूप में काम नहीं करते हैं, बल्कि हम एक सेवक के रूप में काम करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारा फर्ज था, हमारी जिम्मेदारी। दूसरी राजनीतिक पार्टियां तो बराबर शासक के रूप में जब सत्ता सिंहासन पर बैठ जाती हैं तो ताकत का, सत्ता में बैठने का एक अहंकार उनके मन के अंदर पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे काम। अभी गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे। अच्छा किया उपेंद्र जी ने गैस सिलेंडर पहले से ही अपना चुनाव चिन्ह बना लिया। गैस सिलेंडर तो बाद में बनना शुरू हुआ, आपका चुनाव चिन्ह पहले का है। बताइए, ये जानते थे कि मोदी जी आएंगे, गैस सिलेंडर बांटेंगे, इसलिए पहले से गैस सिलेंडर अपना बना लिया। अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और देखिए, पहले तो गरीब लोगों की बात थी, लेकिन आज मैं यहां कहने के लिए आया हूं, चाहे किसी जाति का कोई हो, किसी धर्म का हो, यदि 70 साल से ऊपर की उसकी उम्र हो गई है तो
उसका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा, चाहे आपके घर में दादा दादी पिता 2 लोग 3 लोग 4 लोग जो 70 साल के उम्र के होंगे, किसी जाति के होंगे, चाहे उनकी आमदनी जो भी होगी, उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और जून के अंतिम सप्ताह में ही यह आदेश जारी कर दिया। हम लोग लंबा समय नहीं लेते। अब मैं नहीं जानता, हो सकता है कि हमारी पहली कैबिनेट पे ही प्रधानमंत्री जी फैसला ले रहे, लेकिन यह होकर रहेगा। छोटी छोटी चीजों की तरफ हमारा ध्यान दिया। अब जब कोरोना की बात मैं करूं, यह बतलाइए ईमानदारी से, कोरोना का टीका जितने लोग आप बैठे हैं, सबको कम से कम 2-2 डोज तो जरूर लगा होगा, पक्का। किसी को 3 डोज भी लगा है। यदि लगा हो तब तो ताली बजाइए, न लगा हो तो मत बजाइए। अरे पिछवा बैठल हुआ कुछ लोगों का तो है नहीं लगा का एकदम किनारे तो वहां लोन का चुप्पी साथ घर में लगा थे का। और बहनों भाइयों, जिस समय कोरोना का संकट आया था उसमें हमारे यहां टीका बनता नहीं था, वैक्सीन बनती नहीं थी। प्रधानमंत्री ने हमारे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की और कहा कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे, आप आगे बढ़ो, कोरोना का टीका बनाओ। और वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया बहनों भाइयों, कोरोना का टीका बनाया। भारत में 140 करोड़ लोगों को कम से कम 2 डोज का टीका लगा है और दुनिया के 110 देशों में हम लोगों ने कोरोना के वैक्सीन, कोरोना के टीका को मुहैया कराया है। यह है आपका भारत, यह है आपका भारत। मैं ही नहीं, एक पाकिस्तान के हैं सांसद फजलुर रहमान पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए उन्होंने यह कहा, क्या है पाकिस्तानियों सुनो, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान अपने को बर्बादियों से बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पाकिस्तान के सांसद ने कहा है। और पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री जो पाकिस्तान बराबर हमारे देश में आतंकवादियों को भेजकर लोगों की हत्या करा रहा है, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं रह गई, कलेजा नहीं रह गया बहनों भाइयों, कि अब कोई पाकिस्तान आतंकवादी भेज दे और यहां से मार के चला जाए। आज भारत की ताकत यह है बहनों भाइयों, हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। भारत के अंदर बता तमाशा बना दिया है। इसलिए मैं कहने आया हूं कि आप सबका समर्थन मिलना चाहिए बहनों भाई। जाति पात पंथ धर्म इस सब मत जाइए। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं होती है, राजनीति देश बनाने के लिए होती है। ब्याह शादी रिश्ते यह तो जात के आधार पर होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, यदि होती है। कहीं कोई दूसरी जगह भी कर ले तो अलग की बात है, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए राजनीति में देश का सवाल है, देश के मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल है। और स्वाभिमान किसी भी मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है, सबसे स्ट्रांग फीलिंग, सबसे बलवती भावना नहीं कोई इंसान की होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। आप सड़क पर जा रहे हो, कोई आपको गाली दे दे, आप भले ही उससे लड़ने लायक न हो, लेकिन पत्थर उठा के एक बार उसको मार ही देंगे। यह होती है स्वाभिमान की भावना। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खां की 31 साल की जवानी थी। मां कहती थी, बेटा अशफाकुल्ला शादी कर लो। बराबर मां की बात को अशफाकुल्ला टाल देता। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई और अशफाकुल्ला को जब फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला,
तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, कहे मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, कहां है वह लड़की जिसे तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर शादी रचाने जा रहे हो? जानते हैं स्वाभिमानी अशफाक उल्लाह खान ने क्या कहा था? ऐ मजिस्ट्रेट, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुझे दिखाई नहीं देता है? देखो मेरे आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वो हमारी महबूबा है जिसे आज मैं गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। तब यह भारत आजाद हुआ है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सब, खुदीराम बोस। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना बड़ी प्रबल होती है मेरे बहनों भाई। सीमा पर जाइए, आपके घर के बच्चे होंगे, जब दुश्मन गोली चलाता है तो वो नहीं देखते हैं कि हमारी जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, सीने का बटन खोलकर मुकाबला करते हैं। अब आपने देखा होगा, पहले कांग्रेस के शासनकाल में बराबर आतंकवादी वारदातें होती थी, अब समाप्त होती जा रही है। अब शायद एक आध कोई आतंकवादी वारदात हो, या हो सकता है हो जाए कभी महीने डेढ़ महीने में, जब सब बंद है। इसलिए मैं कह रहा हूं, देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे भाइयों, इधर उधर की बातों में आने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को उनके चुनाव चिन्ह गैस के सिलेंडर का बटन दबाइए और भारी मतों से विजय दिलाकर उनको भेजिए। हम जाए चली, ठीक ठाक रही ना सब? तो जब ठीक ठाक रही, मैंने अब कितना बोला भाई, भी कई जगह बोले क्या ना कि अरे नहीं ऐसा बा उपेंद्र कुशवाहा जी के कहा कि मान ला कि जीत आप लोग जिता दे भाई यहां से, तो उनके कहा कि एक बार फिर से मीटिंग बुला लिया, काराकाट कर बुला लिया। वो मीटिंग में जब हम आई, वो मीटिंग में जब आई, हम माला लेवे नहीं आई, बुके लेवे नहीं आई, चदरा पहने नहीं आई। वो मीटिंग में हम आई तो शीश झुका के आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आई। जैसे अब आप लोग जीतने के बाद